सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम MHD07 इस सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट का कोड है MHD07। तो इसमें आप भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में है हम अभी। ठीक है, तो इसका नाम है भारत में भाषा चिंतन। तो हमारे जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें भाषा के संबंध में क्या विचार रहे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि भाषा कैसे उत्पन्न होती है और हमारे प्राचीन भारत में भाषा को लेकर जो भी रचनाकार थे या जो भी आचार्य थे उनके क्या विचार रहे, इस बारे में भी जानेंगे। और भाषा विज्ञान के संबंध में भारत में क्या विचारधारा प्रचलित रही, इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा हम प्रस्तावना कर देंगे। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि भारत में भाषा चिंतन के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए, ये यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तब आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात परिचय देंगे। परिचय तो प्रस्तावना भी रख सकते हैं उसका हेडिंग, या परिचय भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिचय जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट होगा। फिर सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट इसमें क्या है, वाक से लेकर ध्वनि विवेचन तक। ठीक है, ये जो पूरा आपका वाक से लेकर ध्वनि विवेचन तक जो सब हेडिंग्स हैं वही आपका कंटेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कंटेंट लिखना प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आपको एक लाइन में बता देना है कि आप जो हैं किन सब टॉपिक्स के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर खाली लिख देंगे कि भारत में भाषा चिंतन के संबंध में वाक्य, पहले वाक्य। ठीक, उसके बाद पद विचार। ठीक है, पद विचार, या इसको हम शब्द विचार भी कह सकते हैं, लेकिन पद कहेंगे इसको। ठीक है, पद का मतलब शब्द। ठीक है, तो वाक्य, पद, फिर ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ तक हुए 4। फिर उसके बाद क्रिया की संकल्पना। पूरे 5 टॉपिक्स आपको कंटेंट में लिखने होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है उसके अनुसार आपने क्यों नहीं बताया। तो उसका एक सिंपल सा कारण मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने इसको ऑर्डर में नहीं बताया। क्योंकि अब देखिए, वाक जो है वा से स्टार्ट होता है, वाक्य भी वा से स्टार्ट होता है। दोनों ही भाषा की इकाई में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, अब वाक्य है तो वाक्य में क्या होंगे, शब्द होंगे। ठीक है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, इस कारण से ये तीनों जो हैं वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। और ध्वनि, और जब कोई बात हम कहना चाहते हैं वाक्य में तो हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलते हैं तो क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो चारों आपके ये चारों जो आपके सब टॉपिक्स हैं रिलेट करते हैं एक दूसरे से। इसीलिए मैंने बीच में आपको क्रिया संकल्पना के जो क्रिया संकल्पना का जो उसका स्थान है उसको मैंने हटा दिया और इन चारों को ऑर्डर में लिखने का एक मैंने प्रस्ताव रखा है आपके सामने। तो बाद में इसमें हम क्रिया संकल्पना को भी जोड़ देंगे कंटेंट के अंत में। अब
क्रिया संकल्पना को मैंने अलग क्यों रखा, इसका एक कारण है कि ये थोड़ा व्याकरणिक है, ठीक है, नियमबद्ध प्रक्रिया है क्रिया की संकल्पना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जो चारों बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं, मतलब ऑर्डर में रखने का मैंने बात किया था, तो वो थोड़ा भाषा से रिलेट करते हैं, थोड़ा साधारणीकरण सिद्धांत हैं, उनमें बदलाव भी हो सकता है, मतलब अपने आप से वो बनते हैं, ठीक है। जो भाषा है उसमें वाक, वाक्य, पद, ध्वनि, ये सभी अपने आप विकसित होते रहते हैं, ठीक है। एक निश्चित काल में ये सभी विकसित होते हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिया की संकल्पना की बात हम करते हैं, ये थोड़ा व्याकरणिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें उतना बदलाव या परिवर्तन आपको देखने को उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिया की संकल्पना जो है वो उसको नियमबद्ध किया जाता है व्याकरण में, इसीलिए ये थोड़ा व्याकरण से रिलेट करता है ये टॉपिक, तो इसलिए इसको मैंने अलग करके बताया, ठीक है। ऑर्डर में मैंने इसको नहीं रखा, ठीक। तो क्रिया की संकल्पना जो है उसमें आप किन बातों के बारे में पढ़ेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इसका परिचय। तो आंसर लिखते समय भारत में भाषा चिंतन का परिचय एक सब हेडिंग देकर हम लिखेंगे। तो जो परिचय या प्रस्तावना होता है उसको हम अपने से भी लिख सकते हैं। यदि आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है तो आप आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो इसमें हम पाणिनि का जो सिद्धांत है वह मुख्य होता है, ये बातें भी लिख सकते हैं। और वेदों में भी जो भाषा है उसके बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। फिर उसके बाद पाणिनि ने उसका विकास किया, जो वेदों में भाषा के संबंध में बातें बताई गई हैं उसको पाणिनि ने और भी विकसित रूप दिया है। फिर पाणिनि के बाद उनके बाद भी बहुत से लोगों ने भाषा के संबंध में बहुत से विचार प्रस्तुत किए हैं, और विशेष रूप से संस्कृत भाषा में भाषा को नियमबद्ध करने का एक अच्छा प्रयास देखने को मिलता है। इसी कारण हमारे जो भी वैदिक साहित्य है वह मौखिक रूप में बहुत ही बड़े समय तक चलता रहा, फिर भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मतलब जो भी वैदिक मंत्र थे या वेदों में जो भी काव्य थे उनमें अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला। इसका कारण यह था कि उनको बहुत ही नियमबद्ध तरीके से याद किया जाता था, उनका उच्चारण होता है उसके संबंध में बहुत ध्यान दिया जाता था। ये सभी बातें आप परिचय में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका परिचय हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम वाक्य के संबंध में, ठीक है। तो वाक्य के संबंध में हम भी विश्लेषण करेंगे। तो ये सभी देखिए यहाँ पर प्रस्तावना दिया गया है, ठीक। तो प्रस्तावना कभी भी देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि सभी की प्रस्तावना एक जैसे ही हो, ठीक। आप इसे बुक से भी पढ़कर रिलेट करके लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब देखिए मैं विश्लेषण तो संक्षिप्त में ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप निश्चित रूप से बुक को भी एक बार या 2 बार पढ़ लें। इससे क्या होता है कि लेक्चर और बुक में बहुत ही डिफरेंस होता है। जब आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आंसर को कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। लेक्चर में क्या होता है कि इसको आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं। लेक्चर से बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बुक को पढ़ना और लेक्चर को सुनना दोनों ही अलग है, दोनों के जो यूज़फुलनेस है वो अलग होता है, ठीक है। तो वाक्य क्या है, ठीक। अब वाक्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद संहिता से लेकर भाषा के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द वाक्य है, ठीक है। मतलब जो प्राचीन समय है उसमें भाषा को वाक्य कहा जाता था, ठीक है। अब वाक्य जो है वो बहुत ही व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, ठीक है। जब भी हम भाषा कहते हैं
तो हम बहुत सीमित अर्थ में लेते हैं वर्तमान समय में। भाषा का मतलब जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम संकेत कर रहे हैं, उसको हम भाषा कह रहे हैं अभी। लेकिन प्राचीन समय में वाक जो होता है उसको बहुत ही उसका जो अर्थ था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो वाक की संकल्पना भारतीय चिंतन में बड़ी विचित्र है। वाक नित्य है, वाक ब्रह्म है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो भाषा होती है वह नित्य है, मतलब सदैव बनी रहती है, ऐसा हमारे वैदिक साहित्य में मानते हैं। और वाक जो है वह ब्रह्मा है, मतलब जो भाषा होती है वह भगवान के स्वरूप है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी है, जो कुछ कर रहा है या जो कुछ करने वाला है या किसी भी चीज़ की फल प्राप्ति की आशा लगाता है, तो उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको भाषा चाहिए, ठीक है, वाक चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा और उससे फल की प्राप्ति भी नहीं होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहीं किसी परीक्षा का एंट्रेंस लिखा है। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च का जो पीएचडी होता है उसका एंट्रेंस लिखा है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि रिटन टेस्ट में 5 लोगों के नंबर समान आए, लेकिन इंटरव्यू इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अब ये स्टूडेंट जो 5 लोग हैं उन पर यह आधारित होगा कि वो अपना इंटरव्यू कैसे देते हैं, ठीक है। तो उनमें जो सोच होगा और जो भाषा का प्रयोग करने का जो तरीका होगा, ठीक है, दोनों आवश्यक है। सोच और जो सोच रहे हैं हम उसको कैसे हम अभिव्यक्ति करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस कारण अब हो सकता है कि जो जितना अच्छा सोचे और जो जितना अच्छा अभिव्यक्ति करे उसको ही इंटरव्यू में सफलता मिल जाए, ठीक है। तो इस कारण से वाक भगवान के स्वरूप भी है, क्योंकि वह हमें वह सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वाक होता है वह 3 स्तरों के रूप में होता है। और जो वाक है वही देवताओं की धारिका और प्रेरिका शक्ति है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है। मतलब जो भाषा होता है वही देवताओं को धारण करती है या धारिका है, मतलब जो भाषा होती है वही भगवान को पकड़ती है और प्रेरिका शक्ति है, और वही भगवान को हम तक आने में प्रेरणा देती है, ठीक है। अब इसका यह मतलब हुआ साधारण भाषा में कि आप मान लीजिए आपने किसी को बुलाया तो भाषा से ही बुलाएंगे ना, तो भगवान को भी आप भाषा से ही पकड़ पाएंगे और उनमें यह प्रेरणा आप दे पाएंगे कि भगवान आकर आपकी सहायता करें। इस अर्थ में भी साधारणीकरण हम कर सकते हैं इस वाक्य का, ठीक। तो ये बात है। तो वाक का ये थोड़ा परिचय यहाँ पर दिया गया है। तो और जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें यह बात कही गई है कि जो वाक होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। मतलब जो भाषा होता है उसको 4 स्तरों पर विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। इसको ऋग्वेद में इस प्रकार से कहा गया है, ठीक। अब पूरा मंत्र तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि संस्कृत में है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विद्रु ब्रह्मणा में मनीषिणः गुह त्रीणि निहिता नेड गयन्ति तुर्यम वाचो मनुष्यः वदन्ति। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेफरेंस में ये हम लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत यदि हमको ठीक से नहीं आता है तो खाली उसकी परिभाषा लिख दें तो ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको याद करने में ही बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताई जा रही है जो भाषा या वाक होता है उसकी जो 3 अवस्थाएं होती हैं वह आंतरिक होती हैं, वह छुपी हुई होती हैं मनुष्य में। और जो एक अवस्था होती है, जो चौथी अवस्था होती है
उसी को हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस चौथी अवस्था के पीछे 3 अवस्थाएं आंतरिक रूप से कार्य करती रहती हैं। तो वो 4 अवस्थाएं क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था है वैखरी, ठीक है। वैखरी वाक्य की एक अवस्था है, ठीक है। तो वैखरी एक वाक्य की अवस्था है जो बाहरी रूप में दिखती है हमको, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ध्वनि से हम बोलते हैं ना, उसी को वैखरी कहा गया है, ठीक। तो भर्तृहरि जो हैं आचार्य, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो वैखरी भाषा होती है वह विभिन्न उच्चारण स्थानों में वायु के अवरोध से उत्पन्न होती है। इनमें वर्णों, ठीक है, ये सभी थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन साधारण भाषा में हम कहें तो भर्तृहरि ने कहा है कि जो वैखरी होती है वह मुखोच्चारित ध्वनियों के माध्यम से बाहर आने वाली भाषा होती है, जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मध्यमा, ठीक है। यह मध्यमा अवस्था होती है वाक्य यह जो होती है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह मनोभाषा होती है जो मन में बोली जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं अभी कि अब लेक्चर में आगे क्या बताया जाएगा, ये सब आप सोच रहे हैं, तो ये आपका मध्यमा वाक्य हुआ, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मनोभाषा है। आप मन में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि आंतरिक मनोगत भाषा को मध्यमा कहते हैं, और भर्तृहरि ने इसके लक्षण भी बताए हैं, ठीक है। मध्यमा भाषा के केवल प्रयोक्ता की बुद्धि में रहती है, मतलब जो सोच रहा है उसकी बुद्धि में ही मध्यमा वाक्य रहता है। उसकी आंतरिक भाषा ध्वनियों में क्रम रहता है और वह व्यक्ति की श्वास प्रक्रिया का अतिक्रमण कर जाती है, ठीक है। तो इस भाषा में भी एक क्रम बना रहता है, मतलब जो हम सोचते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, भाषा के नियमों का पालन करते हैं अनजाने में ही, ठीक है। उसमें भी हम व्याकरण बद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं अपने मन में भी, ठीक है। तो व्याकरण बद्ध भाषा का मतलब बहुत सरल है कि जिस भाषा को जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोलना ही व्याकरण है, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में आप व्याकरण में जाएंगे तो थोड़ा वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा यांत्रिक हो जाता है व्याकरण भी, ठीक है। फिर हमारा आता है पश्यन्ति, ठीक है। ये और भी आंतरिक है, मध्यमा आंतरिक भाषा है, लेकिन पश्यन्ति जो है वह आंतरिक से भी आंतरिक भाषा होती है। तो इसके बारे में भर्तृहरि जो आचार्य हैं उनका कहना है कि भाषा की जो भाषा की पश्यन्ति अवस्था होती है उसमें उसकी ध्वनियों या पदों में कोई क्रम नहीं रहता है, उसका किसी भी दृष्टि से विभाजन या विश्लेषण संभव नहीं है। पश्यन्ति भाषा की अवस्था मनुष्य में अपना ज्योतिर्मय स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। भाषा का यह सूक्ष्म रूप अविनाशी है, मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब जो हम सोचते हैं, मतलब जो हम अपने मन में बात करते हैं, उससे पहले की एक अवस्था होती है, उसको पश्यन्ति अवस्था कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस पश्यन्ति अवस्था में क्या है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चलता रहता है, इसलिए इसका कोई क्रमबद्ध क्रम नहीं होता, ठीक है। इसको भाषा में हम नहीं डाल सकते, भाषा के नियमों के अनुसार यह नहीं चलता है। मतलब कुछ हम कह सकते हैं कि हम जो सोचते हैं उससे पहले की एक दशा होती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर पश्यन्ति कहा जा रहा है। तो जो पश्यन्ति है वह क्या है, एक भाषाहीनता की स्थिति है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती है, ठीक है।
लेकिन फिर भी यह भाषा से मुक्त नहीं है, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से जो है वो भाषा से इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यमा भाषा के लिए ये प्रेरणा का काम करती है, पश्यन्ति, ठीक है। फिर उसके बाद एक और अवस्था होती है पश्यन्ति के पहले, ठीक है। पश्यन्ति के पहले एक और अवस्था होती है जिसको हम परावाक कहते हैं, ठीक है। परा, यह और भी सूक्ष्म होती है। पश्यन्ति तो सूक्ष्म है ही, लेकिन जो परावाक होता है वह पश्यन्ति से भी सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पश्यन्ति वाक है उसके लिए प्रेरणा का काम परा करता है, ठीक है। तो इसके संबंध में भर्तृहरि जी कहते हैं कि वाक रूपी शक्ति के विवर्त के कारण ही सृष्टि विभिन्न आकार रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए सब शास्त्रों में वाक को ही परा प्रकृति कहा गया है। तो इसमें क्या है कि हाँ, यहाँ पर और एक आचार्य का विवरण दिया गया है कि सायन एक आचार्य हैं, उनके अनुसार यह बात बताई जा रही है कि जो मूलाधार होता है उसमें यह उदित होती है, और परा है यह वाग वेदवत्वाद का अनुपम उदाहरण है। यहाँ कोई ना कोई देखने वाला है, यहाँ ना कोई देखने वाला है, ना दिखाई पड़ने वाला वस्तु, ना कोई ज्ञाता ना जानने योग्य वस्तु है। तो यहाँ नाम रूपात्मक सृष्टि का भेद भी नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञाता का व्यष्टिपरक रूप भी नहीं रहता है। मतलब जो भाषा को प्रयोग कर रहा है वह भी जो परा अवस्था होती है भाषा की उस तक नहीं, उसको पहचान नहीं सकता है, ठीक है। अब पश्यन्ति को लगभग हम पहचान सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्पष्टता तो नहीं होती है पश्यन्ति की अवस्था में, लेकिन जो भाषा का प्रयोग करता है वह पश्यन्ति अवस्था तक लगभग उसको पहचान सकता है, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जो परा की अवस्था होती है वह बहुत ही आंतरिक होती है, इस कारण से इसको जो भाषा का प्रयोग करने वाला होता है वह भी इसको पहचान नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन आंतरिक रूप से यह अपना कार्य करती रहती है। तो ये थोड़ा परा की अवस्था जो है उसका परिभाषा देना थोड़ा कठिन है, ठीक। लेकिन जो वाक बुद्धि होती है, जो आंतरिक बुद्धि होती है, वह परा की अवस्था में ही बहुत ही हम कह सकते हैं कि छुपी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया जा रहा है कि जो वाक के चार रूप हैं, तो जो वाक के चार रूप हैं उसमें वैखरी जो है हमें समाज से जोड़ती है, क्योंकि वह बाहर दिखती है। और जो दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था मैंने बताई थी मध्यमा, तो वह जो दूसरी अवस्था होती है वह छोर फिर मध्यमा, फिर दूसरी अवस्था जो है वो मध्यमा है, और पश्यन्ति थर्ड स्टेज होता है, फिर परा फोर्थ स्टेज होता है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो भाषा है वह उतनी ही आंतरिक होती जाएगी और सूक्ष्म होती जाएगी, ठीक है। तो इस सत्य की ओर भर्तृहरि ने निम्नलिखित से इंगित किया है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक
रेफरेंस दिया गया है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्दत्वम यदक्षरम विवर्तेत अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ठीक है, यह यदि आपसे याद हो जाता है तो खाली एक रेफरेंस देकर आप समाप्त कर सकते हैं पैरा को। ठीक है, और यदि आप इस को याद नहीं रख सकते इस रेफरेंस को तो खाली परिभाषा आप अच्छे से दे दीजिए। ठीक, तो इतना ही हम कर सकते हैं। अर्थात भाषा प्रक्रिया के मूल में ही ब्रह्म है, जिसके विवर्त के कारण शब्दों के अर्थ के रूप में जगत के विभिन्न पदार्थों की प्रतीति होती है। यह इसका डेफिनेशन है। ठीक है, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है इस पैरा में वाक्य के संबंध में, उस सभी का सारांश यदि आपको एक ही वाक्य में लेना है तो इसको खाली समझ जाइए। ठीक है, अर्थात भाषा प्रक्रिया के मूल में ही ब्रह्म है, मतलब जो भाषा है उसकी जो प्रक्रिया है उसके मूल में ही भगवान है, जिसके विवर्त के कारण, जिसके व्यापित होने के कारण शब्दों के अर्थ के रूप में जगत के विभिन्न पदार्थों की प्रतीति होती है। मतलब जो शब्द हैं उसके अर्थ के रूप में जो हम सुनते हैं उसके कारण ही जगत में जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं या जिसको हम सेंस कर सकते हैं वही हम कह सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है। ठीक है, या ब्रह्म है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ सके। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो वाक होता है वह ऋग्वेदिक काल से ही भाषा के संबंध में प्रयोग किया जाता रहा है। मतलब भाषा को ही ऋग्वेदिक काल में वाक कहा जाता था। इसके संबंध में बहुत से विचार प्रचलित हैं। उसमें प्रमुख रूप से भर्तृहरि, ठीक है, तो विशेष रूप से भर्तृहरि का सिद्धांत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने इस वाक्य को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक होता है वैखरी, जो बाहरी रूप होता है भाषा का या वाक का। ठीक है, तो वाक का बाहरी रूप वैखरी है जो देखा जा सकता है। फिर जो मनोभाषा होती है उसको हम मध्यमा कहते हैं। फिर उसके बाद पश्यंती होती है, जो भी जो मध्यमा होती है उससे भी सूक्ष्म अवस्था होती है। और पश्यंती के बाद परा की अवस्था होती है, जो पश्यंती से भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अवस्था होती है वाक की। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि इतना समय में तो मैं पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। ये वाक में ही बहुत समय लग गया, इसको समझाने में बहुत ही मैंने विस्तार से एनालिसिस किया है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इस चैप्टर को या इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करके मुझे दूसरे लेक्चर में जाना चाहिए। दूसरे टॉपिक्स के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए मुझे अब दूसरा जो वीडियो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही विस्तृत हो चुका है। ठीक है, तो बहुत समय ले रहा है ये चैप्टर। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, दूसरे टॉपिक्स को भी विश्लेषण करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम संक्षिप्त में ही इन सभी टॉपिक्स का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और एक और बात है कि अब इस सब्जेक्ट को देखेंगे तो सभी चैप्टर्स उतने समझ में आने जैसे नहीं हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 तो ठीक है, चैप्टर 2 भी ठीक है, ब्लॉक 1 में कुछ समझा जा सकता है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी व्याकरण से संबंधित रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसको समझना थोड़ा कठिन है। तो यदि आप हमारा प्रश्न पत्र देखें तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हम कह सकते हैं कि व्याकरण से संबंधित चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो हमारे डिस्क्रिप्शन टाइप के चैप्टर्स हैं जिसमें खाली फैक्ट्स के बारे में बताया गया है, मतलब केवल एक विषय के बारे में विश्लेषण किया गया है, फैक्ट टू फैक्ट
ऐसे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स बताए गए हैं जिस चैप्टर में, उसको यदि आप अच्छे से समझ सकें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि जो व्याकरण से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो बहुत ही टेक्निकल हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा याद करना पड़ता है और सिद्धांत नियम क्या है ये भी याद करना पड़ता है। मतलब आपको यदि पहले से आता है तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है तो ऐसे ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़े टेक्निकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी आप एक बार देख लीजिए। तो एक बार पूरा जो आपका बुक है उसको एक बार पूरा एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उसको 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। पढ़ना मतलब याद करना नहीं, खाली समझिए, ठीक है, फिर उसके बाद याद करिएगा। तो यहाँ से हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी यूज़फुल आपके बुक्स होंगे या कुछ भी होगा उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।